तो हेलो मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या रूपा क्लास 10 पर। क्या साथियों आप भी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो साथियों यह क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के थर्ड लेक्चर को, जो कि सेकेंड लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे गोली दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को इतनी आसान भाषा में समझेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। हमने भी याद किया है और यह आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथियों आप लोगों को लगता होगा कि यह टाइप नहीं हुआ, तो टाइप में थोड़ा टाइम लग सकता था, इसीलिए हम डायरेक्ट पीपीटी को ही ले आए हैं। तो चलिए बिना विलंब के समझते हैं। और आपको अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर नए चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा मुद्दा है, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कि गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है क्या, सबसे पहले ये समझना है। तो गोली दर्पण है क्या ये समझना है। तो गोली दर्पण समझ जाएंगे। और क्योंकि हम देखते हैं गोली दर्पण से ही जो है ना इमेज क्लियर करते हैं। तो अब देखते हैं गोली दर्पण क्या है। वह दर्पण मतलब वह दर्पण जिसकी परावर्तिक पृष्ठ वक्रित होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ जो वक्रित होता है, वक्रित मतलब गोल होता है, वक्रित मतलब गोल होता है, जिसका परावर्तिक पृष्ठ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। या किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह किसका भाग होता है, खोखले गोले, यानी कि बीच में कुछ नहीं होता, खोखला होता है, उसका ही भाग होता है। गोली दर्पण किसका भाग होता है, तो खोखला गोले का भाग होता है। अगर हम एक न्यू पेज लेके समझे तो क्या यहाँ अगर ये यहाँ ऐसे करके इसमें 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 पूरा ये पूरा अंदर में पूरा साल भरा होगा, क्या यह गोला गोला तो ठीक है, क्या ये खोखला गोला होगा। खोखला गोला मतलब हो गया अंदर का पूरा सतह जो खाली हो, बिल्कुल अंदर का सतह खाली हो, उसे क्या कहेंगे, खोखला गोला करेंगे। क्या कहेंगे, खोखला गोला कहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि खोखला गोला किसे कहेंगे, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यह जो है ना, यह किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसका गोली दर्पण किसका भाग होता है, तो खोखले गोले का भाग होता है। तो सबसे पहले अब गोली दर्पण प्रकार, तो गोली दर्पण पढ़ लिए, गोली दर्पण का प्रकार पढ़ना है। तो गोली दर्पण का सिंप्लीफिकेशन में दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका अवतल दर्पण और सेकंड आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। फर्स्ट क्या हो गया आपका अवतल दर्पण, सेकंड क्या हो गया उत्तल दर्पण। इसी पर जो है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। और उसके बाद उत्तल दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तल दर्पण के भी कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तल दर्पण के आपके सॉरी गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं अगला, अब अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण है क्या, तो समझना क्या है आपको अवतल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण को समझते हैं। तो गोली दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, कहने का जो है उसका जो अंदर की ओर झुका हुआ होता है। मान लीजिए गोली दर्पण क्या बोल रहा है, गोली दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। तो मान लीजिए यह गोली दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होगा, बाहर वाला भाग जो क्या होगा, पॉलिश किया होगा, क्या होगा, पॉलिश किया हुआ होगा। तो यहाँ पे यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो यह अवतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा उदाहरण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है, अंदर की ओर नहीं होकर यहाँ बाहर की ओर हो जाएगा। तो बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर वक्रित मतलब यहाँ पे जैसे आप ऐसे मान लें अंदर वाला अगर यहाँ पॉलिश किया, बाहर पॉलिश किया होगा तो क्या कौन सा हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो गया। अगर अंदर में पॉलिश किया हो, अगर अंदर आपका पॉलिश किया हो तो यह कौन सा हो जाएगा, तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण होगा। एक न्यू पेज लेके इसको समझ सकते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या है, तो जिसका गोली दर्पण का वह भाग जिसका जो है ना अंदर वाला पृष्ठ मतलब परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। तो जैसे इस प्रकार परावर्तक पृष्ठ हो गया, यह जो है ना यह परावर्तक पृष्ठ हो गया। यह बाहर का, इसका अवतल दर्पण में जो है बाहर का भाग पॉलिश किया हुआ होता है। क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। तो यह बाहर की ओर मतलब अंदर की ओर वक्रित होता है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्लियर है, अब समझना उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हो गया आपका, यह तो अंदर की ओर वक्रित होते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो है ना गोली दर्पण का वह भाग जिसका जो है ना, जिसका बाहरी भाग वक्रित होते हैं, बाहरी भाग वक्रित होते हैं। बाहरी भाग वक्रित मतलब इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे यह जो है ना अंदर वाला भाग पॉलिश किया होगा, बाहरी भाग वक्रित होगा। बाहरी मतलब बाहरी भाग इसका जो परावर्तित पृष्ठ होगा उत्तल दर्पण का। यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण।
यहाँ तक क्लियर हो गया, आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। अब जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली देख लेते हैं जो कि आपको आगे बहुत ही मदद करेगी। तो कुछ शब्दावली देख लेते हैं। सबसे पहले द्वारक समझना है। द्वारक क्या है? तो परावर्तक पृष्ठ यानी कि एम एन को द्वारक कहते हैं। इस प्रकार समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एम और एन दिया गया है, तो एम एन को ही क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, अब देखना है आप लोगों को, अपना लोग को, वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र समझना है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र यानी कि किसी मतलब कोई गोला है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इस प्रकार इसको लेके नया पेज लेके समझ सकते हैं। जैसे इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे खोखले गोले का भाग है उसे क्या कहेंगे? खोखले गोले का भाग होता है उसे ही केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप, या जो है खोखले गोले या वो गोला हो गया, इसके अंदर में तो एक केंद्र होगा। तो यहाँ पे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उसके केंद्र को ही, सेंटर पे जो केंद्र होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो इसको सी से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो इसको जो है सी से सूचित किया जाता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चलते हैं अगला और उसके बाद समझते हैं। जैसे इस प्रकार देख सकते हैं, एम और एन, यह क्या हो गया? यह द्वारक हो गया। यहाँ पे इसका खोखले गोले का भाग है। यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र। बाकी अब देखते हैं, अब आगे समझते हैं वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, यही सब देखना, यही सब महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो अब देखते हैं आगे। अब समझना है हम लोग को कि ध्रुव क्या है यानी कि पोल क्या है। पोल समझना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ एम एन। परावर्तक पृष्ठ क्या है? एम एन जो है ना द्वारक भी कहते हैं। एम एन को क्या कहते हैं? द्वारक के मध्य बिंदु जो है ना, बंद बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जिसे इस प्रकार हम इधर पीछे समझ सकते हैं। इसका जो है ना एम एन क्या हो गया? परावर्तक बिंदु। इसके बीच का बिंदु क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी हो जाएगा आपका ध्रुव। क्या हो जाएगा? ध्रुव, जिसे पी से पोल कहते हैं। इसे पी से निरूपित किया जाता है। सभी दूरियों को भी जो है ना पी से ही मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो पी से यानी कि ध्रुव से ही मापी जाती है। क्या सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है? आप लोग बताइएगा। तो अब चलते हैं, दूसरा है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोली दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या किसको कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या आप सिंपलीफिकेशन समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे एक पहले लिए गोली दर्पण ले लिए। उसके बाद यहाँ पे इसका सेंटर हो गया, क्या हो गया? सेंटर। इसको हम सी से सूचित करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोकस दूरी पी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को ही क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यही कह रहा है हमारा। उसके बाद अब देखते हैं निरूपण, इसे किसे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। अब देखते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष समझना है। मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष। देखिए, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या बोले आप? फिर से एक बार समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधे रेखा को ही मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे इस प्रकार आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके समांतर जो भी रेखा गुजरेगी उसे ही मुख्य अक्ष कहेंगे। अब बाकी अब देखते हैं, अब पढ़ना है अपने लोग को। तो यहाँ पे अब देखना है आप लोगों को फोकस बिंदु क्या है। तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि फोकस बिंदु क्या है। तो फोकस बिंदु हो गया आपका, फोकस बिंदु अवतल और उत्तल दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो अब अवतल के लिए देख लेते हैं, फिर उत्तल के लिए देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे फोकस बिंदु हो गया आपका कि अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु। देखिए, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही अवतल दर्पण की फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे इस प्रकार देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे यहाँ से किरण आई दर्पण से परावर्तन के बाद जैसे ही इधर से मुड़ी, तो यहाँ पे जो है दर्पण से बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हुई बिंदु पर मिलती है। तो किस पे मिलती है? तो इसे क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। फोकस बिंदु और फोकस दूरी में बहुत डिफरेंस होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अब उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप लोग को पढ़ाया गया है लेक्चर 1 में कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे?
आपतित किरण। इतना क्लियर हो गया। तो आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। जिस दर्पण पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप लोग का उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो अब है अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है। अवतल दर्पण में जो क्या होता है, वास्तविक फोकस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक तथा आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक मतलब होता है सच में, वास्तविक मतलब रियली होता है, आभासी मतलब झूठा होता है, वास्तविक मतलब सच्चाई होता है। वास्तविक मतलब आप लोग को इस प्रकार समझ सकते हैं, वास्तविक मतलब सच्चाई होता है, आभासी मतलब झूठा होता है। तो यहाँ फोकस दूरी हो गया आपका कि फोकस दूरी, फोकस बिंदु वो ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोकस यहाँ से यहाँ पे पोल से यहाँ से दूरी नापते हैं फोकस, और यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस तक पोल ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, आप लोग याद रख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। अब इसे ऐप से सूचित करते हैं, इसे किसे सूचित करते हैं, तो ऐप से सूचित करते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। फर्स्ट ऐप का कि दर्पण के सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। क्या होती है, तो दर्पण के सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा ऐप का दर्पण के द्वारक को ही दर्पण का व्यास कहते हैं। दर्पण के द्वारक को ही दर्पण का व्यास कहते हैं। द्वारक कैसे हो गया, जैसे ऐसे ले रहे थे, यहाँ पे m और यहाँ पे n, इसका ही क्या इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बाकी ये 2 पॉइंट आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो अब पढ़ना है हम लोगों को कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है हम लोगों को, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण किरणें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखिएगा। बाकी अब जो है ना, यह अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन आपका, देखते हैं पहला कंडीशन है आपका कि पहले सबसे पहले अवतल दर्पण पे ही, अवतल दर्पण को आपको पता है कि अवतल दर्पण का जो है अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, बाकी बाहरी भाग जो है पॉलिश किया होता है। तो यहाँ पे यह जो है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ जो है आने वाली प्रकाश किरण, यह जो है ना परावर्तन के बाद या फोकस बिंदु से गुजर जैसे ऐप से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद जो है ना आप लोग फिर दूसरी आती हुई किरण, यह भी परावर्तन के बाद ऐप से होकर गुजर जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए, यह आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच जो है एक लंब था, लंब खींच ली, सिंप्लीफिकेशन। यह कहाँ से खिंचाया, यह सेंटर से खिंचाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, आप परावर्तन कोण का नियम, कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो अब चलिए चलते हैं मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आपतित किरण, आने वाली किरण जो है परावर्तन के बाद किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बाकी देखते हैं अगला पॉइंट समझते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका दूसरा कंडीशन है, जैसे आने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए मुख्य जब प्रकाश की किरण आती है तो यह मुख्य फोकस से होकर गुजर रहती है। तो फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जो है समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या होती है, समांतर हो जाती है। अगर मान लीजिए नीचे से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरने वाले परावर्तक किरणें, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, यह जो है ना दर्पण से परावर्तन के बाद यह सीधे समांतर हो जाती है। क्या होती है, समांतर। आप लोग को याद रखना है कि फोकस से आने वाली किरणें, यह जो है ना परावर्तन के बाद सीधा सीधी क्या होती है, समांतर हो जाती है। उसके बाद तीसरा कंडीशन है आपका कि वक्रता केंद्र से यानी कि सी से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें फिर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। क्या होती है, उसी माध्यम में, उसी पथ में वापस लौट जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और अब चलते हैं इस क्लास के लास्ट स्लाइड पे, देखते हैं और कुछ नोटेबल पॉइंट। तो यहाँ पे नोटेबल पॉइंट है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों को आपस में मिलना जरूरी होता है। आप क्या बताइएगा सर, क्या आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक किरण से आप प्रकाश बना सकते हैं? नहीं सर, आप एक किरण से एक किरण से आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। आपको कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। देखिए हम जहां भी यूज किए 2 किरण का आवश्यकता यूज किए। आप पीछे क्लास में देख सकते हैं, जब भी 2 किरण के, अभी तो प्रतिबिंब बनाए नहीं है तो आप लोग को पता नहीं होगा। बस यहाँ तक याद रखना है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण की आवश्यकता होती है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी देखते हैं अब अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है आपका। तो अगला पॉइंट है आपका, अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर
हो जाती है। यानी कि आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, आनंद से आने वाली किरणें जो ना हमेशा समांतर समांतर आती हैं। तो आनंद से आने वाली किरणें जो भी होती है ना, हमेशा क्या होती है, तो हमेशा समांतर आती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपतन दर्पण के द्वारा जो है ना हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, बिल्कुल आसानी वे में। आपको एक बार देखिएगा, आपको आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो हाँ आपको प्रॉब्लम है, उसका जवाब भी उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।